हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन वेक्टर्स और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हम कैसे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया है कि हम एडिशन वेक्टर्स का कैसे करते हैं। उसके अलावा हमने एक और चीज की थी कि वेक्टर्स को अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कैसे आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करो तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि दो प्रोडक्ट क्यों हैं भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो एक ही तरीके से हो सकता है, यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट क्यों होता है वेक्टर्स का। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, देखा था आपने, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से, तो वहां पर जो क्वांटिटी हमको रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू अगर वेक्टर सी आता है तो वो क्वांटिटी एक वेक्टर होती है। ऑब्वियस सी बात है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे होती है कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है या फिर स्केलर होता है। यानी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी की जो वैल्यू आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसीलिए हमारे पास ये दो तरीके के वेक्टर्स हैं। अब आप सोचोगे वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन दोज क्वांटिटी विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड। जिन क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वो क्वांटिटीज कौन सी हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि वेक्टर प्रोडक्ट होगा या फिर स्केलर प्रोडक्ट होगा, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो। तो अगर ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और अगर उल्टा होता है, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पर डिपेंड करता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है दो वेक्टर्स का। तो सपोज सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं एक वेक्टर है, वेक्टर ए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर या फिर जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तब ये डॉट प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वांटिटी है वेक्टर ए और दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर बी, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी। और ए डॉट बी जो क्वांटिटी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो हमेशा क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू जो एंगल होता है ऑब्वियसली लेस देन 180 डिग्री, एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा है। अब ये आपका होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब यहां पर देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्क, तो वर्क आप करते हो तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट एफ डॉट एस, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। और वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है और आप उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, करेक्ट, या फिर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और उस पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। मान लेते हैं आपने उस पर इतना फोर्स लगाया, दिस इज फोर्स एफ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस, करेक्ट। तो वर्क जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये चीज ध्यान रखिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो कितना होता है, फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बात से फर्क पड़ता है। यानी कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में यानी कि आगे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते, हम फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये आगे की तरफ कितना गया, इतना गया, यानी कि इतना क्या है, अगर ये थीटा एंगल है और इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू एस है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज फोर्स इनटू एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा कैसे, अगर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ तो आपको पता है एक्स अपॉन एस इक्वल टू कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एफ इंटू एक्स होगा, न कि एफ इंटू एस। ये चीज ध्यान रखिए, एफ इंटू एस नहीं होगा। एफ इंटू एस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट हम रैंडम डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाला डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा दैट विल बी वर्क, न कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कॉस थीटा यहां पे आ रहा है अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि आपको जनरली रटा दिया जाता है कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे 1। देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं तो आपको पता है आई, जे एंड के, तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई in the direction of x axis, j in the direction of y axis and k in the direction of z axis। z axis की डायरेक्शन में वेक्टर k होता है। अब हम अगर इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, यानी कि हम करें अगर i डॉट आई, अगर i डॉट आई की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ i क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो i यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा i का, यहां पे फॉर्मूला लगाइए, जैसे a डॉट b है, i का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह पे भी क्या है i है, तो 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि i और i के बीच में एंगल क्या होगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। उसी तरीके से j डॉट जे, तो मैग्नीट्यूड इसका 1, j डॉट जे भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं k डॉट के भी क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ k 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ k 1, और कॉस थीटा k और k के बीच में क्या एंगल होगा 0, यानी कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं बात करूं i डॉट j की या फिर i डॉट k की, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, चलो चेक कर लेते हैं, i डॉट j, अगर यहाँ पे i होता यहाँ पे j होता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1, और कॉस थीटा i और j के बीच में i x एक्सिस, j y एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि i डॉट j। उसी तरीके से i और k के बीच में भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस थीटा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो ये i डॉट j या i डॉट k हमेशा 0 आएगा। उसी तरीके से j डॉट k या j डॉट i हमेशा 0 आएगा। k डॉट i या k डॉट j हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हुआ। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हमारे पास वेक्टर a है। और एक और वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b। वेक्टर b कितना हो जाएगा, वेक्टर b इक्वल टू हो जाएगा, मान लेते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, करेक्ट। अब हमको इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता करना है, तो a डॉट b क्या हो जाएगा, a डॉट b विल बी इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, करेक्ट, डॉट, यहाँ पे डॉट आ जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब एक काम करते हैं, हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते जाते हैं। तो x1i इंटू x2i, तो देखो x1i इंटू x2i, इसका मैग्नीट्यूड x1 है, इसका मैग्नीट्यूड x2 है, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी कि x1, मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी कि x2, और i डॉट i क्या हो जाता है, ये तो 1 होता है, तो x1 x2 हो जाएगा। x1i y2j, तो अगर x1y और y2j का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है, यानी कि कितना आ जाएगा 0। उसी तरीके से x1i z2k, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। उसी तरीके से y1
और x2 के बीच में y1j और x2i के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 0। y1j और y2j दोनों के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री है, तो cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो y1 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस y1 इसका मैग्नीट्यूड है y2, तो ये हो जाएगा y1 y2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा z1। देखिए y1 और z2 के बीच में एंगल जो है j और k के बीच में भी 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा। z1 x2 के बीच में भी एंगल क्या है k और i के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा। k और j के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 + 0 आ जाएगा ये भी। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा लास्ट में z1 k z2 k, यानी कि ये z1 z2, यानी कि कुल मिला के मुझे मिल क्या रहा है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, यानी कि हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं। अगर मुझे वेक्टर ए पता है, यानी कि अगर मान लेते हैं मुझे वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर ए दिया हुआ मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस 2k सपोज, और वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस k सपोज, इस तरीके से दिया हुआ है। तो a डॉट बी हम कैसे कर सकते हैं, a डॉट बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 x2 यानी कि 2 × 3 प्लस y1 y2 यानी कि 3 × 1 प्लस z1 z2 यानी कि 2 × 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेक्टर्स का। अगर हमको एंगल पता करना है ए और बी के बीच में, क्योंकि अगर मुझे ए और बी पता है तो मैं एंगल भी पता कर सकता हूं, कैसे, cos थीटा से। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है, यहां से क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a डॉट बी तो मुझे निकालना आ गया, कैसे, दैट इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k कैप, करेक्ट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड मैंने पिछली क्लास में बताया था, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर रूट, इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम कैसे दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करने की कोशिश कर रहे हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमेशा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कैसे हुआ, ये चीज याद रखने की जरूरत है ही नहीं, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको समझिए, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। अब आप बोलोगे कहां से आ गया, तो अगर मैं बी की जगह पे भी ए रखूं तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ए और ए के बीच में एंगल क्या है 0 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू 1 यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहां से ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होता है। ये चीज आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, और क्यों हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। लेकिन वो हमको मिलेगी कैसे, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किया वैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं, इसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी, ध्यान रखिए अगर दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, जैसे पिछले केस में था, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि पिछले में भी था इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो कि पिछले में भी था इंटू साइन थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना लिखते हैं और भूल जाते हैं, एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं है। अब ये कंप्लीट क्यों नहीं है, गलत क्यों है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है, बी का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और साइन थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि यहाँ पे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर कहाँ है, तो एक और चीज इसमें आती है एन कैप। अब थीटा तो आपको पता चल गया होगा, थीटा क्या है, एंगल जो कि आपका 180 डिग्री से कम होना चाहिए, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। ये एन कैप क्या है, ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये चीज ध्यान रखिए। और ये जो एन कैप है इसी की डायरेक्शन आपको बताएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए क्रॉस बी जो है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ए एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो भी एक वेक्टर होता है। तो अगर ए क्रॉस बी, जिसकी वैल्यू की ये है, अगर ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि अगर ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन होगी कौन सी? तो ये एन कैप जो है वही हमको बताता है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर किस काम आते हैं? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के ही काम आते हैं। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ये चीज याद रखना, वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर एन होगा। याद रखना इस चीज को, वेक्टर एन जो होगा यानी कि वेक्टर एन कैप, यानी कि एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सिर्फ 1 होता है। और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर। यानी कि अगर जो दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो ए की डायरेक्शन में होता है, नहीं वो बी की डायरेक्शन में होता है, बल्कि वो किस डायरेक्शन में होता है? वो ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी? वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आता है, तब आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में। कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि अगर ये वेक्टर ए है, मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है सपोज। अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर की बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, आपकी तरफ, या फिर अंदर की तरफ भी तो हो सकता है, करेक्ट? यानी कि यहां पर n की तो फिर 2 डायरेक्शंस हो गई, करेक्ट? अगर यहां पर n की, वेक्टर n की 2 डायरेक्शंस हो गई तो फिर क्या a क्रॉस b की 2 डायरेक्शंस होती हैं? जी नहीं। यहां पे आप स्क्रू रूल फॉलो करोगे, यानी कि a टू b, जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं a टू b, इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये जो डायरेक्शन आएगी किसकी? n कैप की, या आप कह सकते हो a क्रॉस b की, वो आपके थंब की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। अगर हम B टू A जा रहे होते, यानी कि B टू A अगर जा रहे होते तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर को होती, अपोजिट हो जाती। यानी क्या समझे यहां से आप कि A क्रॉस B की वैल्यू कुछ और होती है, B क्रॉस A की वैल्यू कुछ और होती है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो उसमें चाहे आप A डॉट B करो, B डॉट A करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो A क्रॉस B की डायरेक्शन कुछ और होगी और B क्रॉस A की डायरेक्शन कुछ और होगी। कुछ और क्या होगी? एकदम अपोजिट हो जाएगी। तो आप कह सकते हो क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, या आप कह सकते हो B क्रॉस A इज नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक तरीका है। उसके लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्क्रू रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें I क्रॉस J की, तो I क्रॉस I की, अब देखिए I क्रॉस I, यानी कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, यानी कि अगर मैं I J की, आपको पता है, तो I क्रॉस I की बात करूं तो देखिए I और I दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है तो साइन थीटा, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हमेशा 0 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा यहाँ पे होता है और साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसीलिए I क्रॉस I हमेशा क्या आएगा? एक 0 वेक्टर आएगा, करेक्ट? उसी तरीके से अगर हम J क्रॉस J करते हैं तो वो भी एक 0 वेक्टर आएगा। ये क्यों आएगा ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ J 1 हो जाएगा, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J 1 हो जाएगा, और साइन थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और उसी तरीके से K क्रॉस K जो हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं I क्रॉस J की, तो I क्रॉस J कितना हो जाएगा? I क्रॉस J विल बी इक्वल टू K। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो z एक्सिस किधर को होती है? इधर को। तो z एक्सिस के अलोंग है, करेक्ट? क्योंकि I और J का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, यहां पे देख लीजिए, I क्रॉस J अगर मैं करता हूं तो दैट वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ I
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा, दोनों साइन थीटा यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस यानी कि आई एंड जे, और वो क्या होती है? के एक्सिस होती है। इसीलिए आई क्रॉस जे और के यानी कि जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन होता है? वो के होता है। उसको तो हम हमेशा से के से डिनोट करते आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है? आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाता है? के हो जाता है। अगर आप इसको उल्टा करोगे, यानी आपको पता है कि अगर मैं करूं जे क्रॉस आई तो हो जाएगा माइनस के। अभी तो मैंने बताया था आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा माइनस के, यानी कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, वो कभी भी क्या नहीं होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से आप अगर करोगे जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, और अगर आप उल्टा करोगे के क्रॉस जे वो हो जाएगा माइनस आई। उसी तरीके से अगर आप करते हो थर्ड, के क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा जे, के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे, और आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू माइनस जे। अब आप बोलोगे क्या मुझे इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत है? जी नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक शॉर्टकट यूज कर लीजिए, और वो क्या है? वो यहां पे आप लिखिए आई, यहां पे लिखिए जे, और यहां पे लिखिए के। करेक्ट। अब आप क्या करोगे? आप एक साइकिल बनाओगे कुछ इस तरीके से, आई से जे से के। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के, या जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, या के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। और अगर आप उल्टा जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू माइनस आई। करेक्ट। जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू माइनस के। तो अगर आप उल्टा जा रहे हो तो थर्ड वाला आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो नेगेटिव आएगा। और अगर आप सीधे की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। जे क्रॉस के इक्वल टू आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो इस तरीके से ये आता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, उल्टा जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, रहेगा सेम। तो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए हमारे पास है x1i प्लस y1j प्लस z1k। करेक्ट। और वेक्टर बी हमारे पास है सेम जैसे हमने लास्ट केस में किया था, x2i प्लस y2j प्लस z2k। हमारे पास ये वेक्टर बी हो गया। तो ए क्रॉस बी हम कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k, करेक्ट, इंटू x2i प्लस y2j प्लस z2k। और यहां से ये क्या हो जाएगा? अब हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, ये चीज हमको याद रखनी है। तो देखिए x1i x2i याद है, डायरेक्शन सेम है तो 0 हो जाएगा। x1i y2j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये, इसका मैग्नीट्यूड x1 है, इसका y2 है, तो x1 y2 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। और i डॉट j कितना हो जाएगा? k, तो ये हो जाएगा k प्लस, यहां पे देखिए x1 z2, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड x1 इंटू z2, i डॉट k देखिए कहां है? i डॉट k है माइनस j, तो इंटू आ जाएगा यहाँ पे माइनस j। फटाफट हम कर लेते हैं इसको प्लस। अब y1 के साथ करते हैं, तो y1 करेक्ट इंटू x2, y1 x2 j डॉट आई आप देख सकते हो, j डॉट आई कितना है? माइनस के है, तो इसको माइनस के लिख लेते हैं। उसी तरीके से y1 y2, देखो j डॉट j तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन सेम है। y1 z2, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, और j डॉट के, y1 z2 इंटू j डॉट के क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वेक्टर i। करेक्ट। प्लस ये चलता रहेगा। अब z के लिए हम लोग करते हैं z1 इंटू x2 k डॉट आई, तो k डॉट आई आप यहां पे देख सकते हो, दैट इज j। उसी तरीके से z1 इंटू y2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, k डॉट j यहां पे आपको दिख जाएगा, k डॉट j इक्वल टू माइनस आई, तो माइनस आई। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, z1 इंटू y2 यहां पे था। अब हम एक काम करेंगे, i वाले को i और i वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो रहा है y1 z2 माइनस z1 y2 i प्लस j वाले हमारे पास कौन है? एक ये है, और दूसरा कौन सा हो गया? j वाला एक है, लेकिन इसमें माइनस आ गया, तो इसको आगे माइनस लिख लेते हैं। तो माइनस यहां पे लिख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा z1 x1 z2
x1 z2 माइनस z1 x2 j, करेक्ट, प्लस यहाँ पे मैं आराम से लिख लेता हूं इसको, ये हो जाएगा, फिर से बता देता हूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे x1 z2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस z1 x2, ये हो जाएगा j, और लास्ट में प्लस क्या आ जाएगा, k वाली क्वांटिटीज, तो ये हो गया x1 y2 और ये है y1 x2, तो x1 y2 माइनस y1 x2 k, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट आ गया दो क्वांटिटीज का। अब आप सोचोगे कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसमें तो सिंपल था कि अगर x1 x2 y1 y2 z1 z2 था, बाकी कुछ करना ही नहीं था डॉट प्रोडक्ट के केस में, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। और a क्रॉस b का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज y1 z2 माइनस z1 y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 z2 माइनस z1 x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 माइनस y1 x2 का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। और एक और चीज यहां पे मैं एक और तरीका बता देता हूं कि कैसे आप a क्रॉस b कैलकुलेट कर सकते हो। उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहां पे इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट आप क्लास 12th में पढ़ोगे मैथ्स में, लेकिन अभी यहाँ पे फिजिक्स में पहले ही आप पढ़ लोगे। तो आई और जे और के, यहाँ पे आप तीन क्वांटिटी लिखोगे, यहाँ पे x1 x2 यानी कि जो वेक्टर ए के जो स्केलर कंपोनेंट थे x1 यहाँ पे था, y1 और यहाँ पे था z1, और वेक्टर बी के x2 y2 एंड z2। फिर से समझा देता हूं, i j k यानी कि x y z एक्सिस में आप कंपोनेंट्स को लिखोगे जो उनके यूनिट वेक्टर्स हैं, यहाँ पे a के स्केलर कंपोनेंट x1 y1 z1 और यहाँ पे b के स्केलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, i को किसके साथ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू i के साथ देखिए किसको करेंगे, y1, देखिए यहां से जाएंगे आप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ, और देन दूसरा राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ माइनस करने के लिए, तो ये हो जाएगा y1 z2 माइनस z1 y2, करेक्ट। ये हो जाएगा i के साथ मल्टीप्लाई, j के साथ करना है तो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उस कॉलम को छोड़ दीजिए, यानी कि अगर j के साथ कर रहे हैं तो j वाले कॉलम को हम छोड़ देते हैं, यानी कि इस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं। और j के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, j के साथ आपको आगे माइनस लिखना पड़ेगा, वहां पे माइनस आया था, j के साथ आपको आगे माइनस लिखना पड़ेगा, तो वही x1 इंटू z2, तो माइनस आएगा यहाँ पे x1 इंटू z2, दिस इंटू दिस माइनस z1, जैसे पिछली बार हमने ना एक i वाला कॉलम छोड़ा था ना, इस समय j वाला कॉलम छोड़ोगे, x1 इंटू z2 माइनस z1 इंटू x2, ये हो जाएगा j, करेक्ट। और अब हम k के साथ करेंगे तो k वाला कॉलम छोड़ देते हैं, करेक्ट, इसके साथ प्लस ही आएगा, केवल j वाले के साथ माइनस आएगा, तो प्लस ये हो जाएगा, k वाला कॉलम इसको छोड़ देते हैं, इस पूरे कॉलम को छोड़ देते हैं, x1 y2 माइनस x2 y1, तो x1 y2 माइनस y1 x2 इंटू के। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आया था, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डिटर्मिनेंट बनाइए और यहां से आप a क्रॉस b कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर मुझे एंगल पता करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने एंगल पता किया था, इस समय साइन थीटा पता करना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b में तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। अब यहां पे इसमें गड़बड़ मत करना, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अलग चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b ये दोनों अलग चीज हैं, तो यहां पे गड़बड़ मत कीजिएगा आप। यहां पे आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b निकालने के लिए हमको पहले a क्रॉस b पता करना पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे हम, और मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के लिए क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड पता करेंगे, b का मैग्नीट्यूड पता करेंगे और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहां से हम इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। वैसे तो आप एंगल पता करने के लिए अगर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करो तो वो बेटर है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये सारी चीजें किस तरीके से आप करते हो, क्यों आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो और डॉट प्रोडक्ट करते हो, हम एक ही प्रोडक्ट क्यों नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि टॉर्क, टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और रेडियस का। तो आपने टॉर्क पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, F क्रॉस R,
और टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट, मान लेते हैं आप पिवटेड पॉइंट है और ये फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि ये यहाँ पे आप फोर्स परपेंडिकुलर, आपको पता है ना, परपेंडिकुलर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आर हो गया, करेक्ट। आर की डायरेक्शन ये है, एफ की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में ध्यान रखना कि जो टॉर्क होगा इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो एफ और आर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो ये था क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।